मेरा सभी को सादर प्रणाम। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल को दिखाया जाता है और इस जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। यह जंगल मेडिकल मिस्टिकल लैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ इस जंगल में स्पिरिचुअल प्लांट्स की खेती होती है और इन स्पिरिचुअल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डेड बॉडीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये उन कॉप्स में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही ये स्पिरिचुअल मेडिसिन ग्रो होती है। और तभी वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वह बंदा उन्हीं मेडिकल्स को मेडिसिन को कलेक्ट करने में लगा हुआ था। और बताया जाता है कि एक बार पूरी तरीके से वह प्लांट मैच्योर्ड हो जाए तो हर्ब कलेक्टर वहां पर आते हैं रेगुलरली उनको कलेक्ट करने के लिए। और वो बंदा उस मेडिसिन को कलेक्ट करने के बाद कहने लगता है कि आजकल की प्लांट स्पिरिचुअल प्लांट्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले में ये और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आखिरकार इसके बारे में अपने मास्टर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, जिसको देखने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वह देखता है कि एक पेड़ में किसी की कॉप्स घुसी हुई है और उसमें से कुछ रेड कलर के फ्लावर्स निकल रहे हैं। और उसको देखकर उसके अंदर की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा जाग जाती है और उसको उसके देखने का मन होने लगता है और वो उसके पास जाकर उसे देखता है और देखकर कहने लगता है, क्या ये एक प्रोफाइंड क्रिम्सन हार्ट ग्रास है? मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे मोटे एरिया में जहाँ पर स्पिरिचुअल प्लांट की क्वालिटी कम हो गई थी, वहाँ पर मुझे एक टॉप क्वालिटी का प्लांट मिल जाएगा। आज तो मेरी किस्मत वाकई में चमक गई है। तभी वह बंदा उस कॉप से सीधे जाकर उस प्लांट को लेने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाने लगता है और आगे बढ़ाने के बाद उस प्लांट को अपने हाथों से उस बॉडी से निकाल लेता है। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी वो बॉडी अचानक से मूव होने लगती है और उस बॉडी का हाथ हमारे उस कलेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद कलेक्टर के पसीने छूट जाती है और वो बहुत ज्यादा गंदी तरह से डर जाता है। और हमें पता चलता है कि जो कॉप्स वहां पर काफी समय से डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो अचानक से जिंदा हो जाती है और वो उस बंदे से पूछने लगती है कि आखिरकार ये कौन सा साल है। वो बंदा इस कॉप्स को, इस डेड बॉडी को जिंदा होकर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो घबराते हुए पीछे गिर जाता है और कहने लगता है कि इस वक्त 1258 साल है बैटल ऑफ गॉड कैलेंडर के हिसाब से। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी अभी एक कॉप्स ने मुझसे बात की? क्या ये ज़ॉम्बी हो सकता है? और वह बंदा इतना ज्यादा डर चुका होता है कि उसे आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं रहता और भागते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मैटर के बारे में अपने मास्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तभी जो कॉप्स होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार जरा एक मिनट रुको, तुम इस तरीके से यहाँ से मत जाओ। और तभी वो कॉप्स वापस से हिलना मूव कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है और उस पेड़ की जगह से बाहर निकल पड़ती है। और तभी उस कॉप्स में से जो बॉडी होती है वो वापस से बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, पहले जैसी कंडीशन में वापस आ जाती है और वो कह रहा होता है कि अभी वाकई में 1258 हो गई है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे मरे हुए 10 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। ये 10 साल पहले की बात है जब मैं मारा गया था। और तभी कुछ वेपन्स को इसी बंदे के जो मरा हुआ था वो कॉप से अभी भी जिंदा हुआ है, उसके सीने में किसी ने वेपन घुसेड़ दिए थे जिसके कारण ये मारा गया था। और इतना ही नहीं, उस वक्त जिन्होंने उसे मारा वह और कोई नहीं बल्कि मैं इसी के दोस्त हुआ करते थे और एक तो इसकी फियांसे कह सकते हो कि नॉर्मल स्टोरीज में ऐसा ही होता है। और वो कहने लगता है कि यूवेन कांघाई, आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया है? हमारे बीच में तो कोई भी किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो इस बात का फैक्ट पर ब्लेम करो कि आखिरकार तुम हॉन्ग फैमिली के एक नंबर के जीनियस हो और तुम्हारे अंदर जो एंसेस्टर ब्लड है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाग उठा है, जिसके कारण मेरी यूवेन फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा है। हम तुम्हें किसी भी तरीके से ग्रो होने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जब तुम क्यू स्टेट में हो तब तक हमारी यूवेन फैमिली तुम्हें संभाल सकती है, लेकिन अगर तुम और भी ज्यादा ग्रो हो गई तो हमारी यूवेन फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है, ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तो यही एमसी कहेंगे से, तुम अपने ही दोस्त को इस तरीके से मारने में लगे हुए जिसको तुमने कितने सालों से दोस्त बनकर रहे थे हम साथ साथ, और वो भी इस तुच्छ से कारण के लिए कि मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा फ्यूचर में। तभी वह बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरे इंटेंशन नहीं बल्कि मेरे पूरे के पूरे फैमिली एल्डर्स के इंटेंशन है। लेकिन तुम्हारा जो एंसेस्टर ब्लड है मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं इसका इस्तेमाल अपने स्पिरिचुअल प्लांट को नरिश करने के लिए करूंगा, जिससे कि हम बेस्ट मटेरियल बना सकते हैं। उन मटेरियल का इस्तेमाल हम पिल्स रिफाइनमेंट के लिए कर सकते हैं। और तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और कहने लगता है कि लियोजिन, अगर इसका तो समझ में आता है लेकिन तुम्हारा क्या? आखिरकार तुम इस बंदे के साथ टीम अप क्यों कर रही हो? मुझे जल्दी से जवाब दो। और तभी वह लड़की इस पर मतलब ऐसी नजरों से देख रही होती है जैसे कि न जाने पता नहीं समझ में नहीं क्या कहना चाहती है। इसे देख इस तरीके की निगाहों को और एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से नजरों से क्यों देख रही हो और तुमने मुझे उस वक्त आंसर क्यों नहीं दिया कि मैं तुमसे जो पूछ रहा था उस बारे में। और कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमारा एमसी उस पेड़ से निकल रहा होता है और कह रहा होता है कि 10 साल पहले मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जिसका नाम सितु ल्यूजन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड यूवेन कांघाई, उसने उन दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया था और मेरी कॉप्स
उसको यहाँ पर इन प्लांट्स के नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए इस्तेमाल किया। मुझे अब इस ब्लड फ्यूड को उनसे निपटना होगा और अपना बदला लेना होगा। भगवान की आयस है, मुझे वापस से सर्वाइव करने का एक और मौका मिल चुका है। इस बार मैं अपना बदला जरूर लूंगा। सिटी लुओजिन, यूवेन कांगाई, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं अपना बदला लेने के लिए और हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हारे पास जल्दी आने वाला हूँ। और तभी वह अपनी बॉडी को चेकअप करने लगता है सबसे पहले और कहने लगता है कि मेरे अंदर की जो ब्लड है उसकी एनर्जी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अब मेरे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्लड बहने में लगा हुआ है और मेरी सारी की सारी डिवाइन पावर्स को छुड़ा लिया जा चुका है मेरी बॉडी के अंदर से और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं मेरी बॉडी में। जो मेथड मैं जाना करता था वो और किसी फायदे की, अब मेरे बिल्कुल भी फायदे या फिर किसी काम की नहीं रही है। मुझे इस बात का डर है कि मेरे पास जितनी भी पावर मैं पजेस किया करता था एक समय पर वो सारी की सारी पावर से जा चुकी है, मेरी ब्लड लाइन भी जा चुकी है। सिटी ल्यूजन एंड यूवेन कांगाई, तुम दोनों ने वाकई में मुझे इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बार। जब वे इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी वह कलेक्टर का मास्टर वहां पर आ जाता है और वह कलेक्टर चिल्लाते हुए अपने मास्टर से कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी वहां पर मौजूद है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कई सालों से रहने में लगा हुआ हूँ, लेकिन इन 10 सालों के दौरान मैंने कभी भी सिंगल बात भी ज़ॉम्बीज़ के बारे में इससे पहले नहीं सुनी है। तभी वह कलेक्टर हमारे एमसी की तरफ उंगली करता है और उससे कहने लगता है कि वह ज़ॉम्बी ये रहा, यह है वह ज़ॉम्बी। जब हमारा एमसी ये बात सुनता है कि ये मुझसे ज़ॉम्बी क्यों कह रहा है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसका मास्टर भी उसे देखकर उससे पूछने लगता है क्या ये वाकई में वही ज़ॉम्बी है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई ठरकी वगैरह है और यहाँ पर इसकी फेटिश अलग तरीके की, ये अपने आप को एग्जामिनेट बनाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद उसका साथी चेला कहने लगता है कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा था, इससे पहले ये एक मम्मीफाइड कॉप्स था और अचानक से ये ऐसा बन गया है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है कि हे अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा, आखिरकार तुम किसे ठरकी कहने में लगे हुए हो। तभी उसका मास्टर हंसते हुए उससे कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी है वो ऑलरेडी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है और अब बातें करना भी सीख चुका है इंसानों की तरह। और अपने चेले से कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ मेरे अप्रेंटिस, इस ज़ॉम्बी को मैं संभाल लूंगा, तुम्हारे मास्टर इससे निपट लेंगे। ये बात सुनने के बाद उसका स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो मास्टर। और तभी वो मास्टर एक तालिस्मान निकालता है और उससे कहने लगता है कि ये डीमन ब्रेकिंग तालिस्मान इसकी ट्रू अपीयरेंस को मेरे सामने लाकर रख देगा और उसका इस्तेमाल करने के लिए उस पर थ्रो करते हुए कहने लगता है कि जल्दी से अपनी असली पहचान मुझे दिखाओ ज़ॉम्बी कहीं के, तुम ठरकी ज़ॉम्बी, आज तुम मेरे चाल से नहीं बच पाओगे। तभी हमारा एमसी को गुस्सा आ रहा होता है बार बार ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी सुनकर और कहने लगता है कि ओरिजिनली देखा जाए तो अभी अभी तो मैं यहाँ पर रिजरेक्ट हुआ हूँ, वापस से जिंदा हुआ हूँ, ये काफी अच्छी बात थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर परवर्ती जाने की ठरकी ज़ॉम्बी कहकर बुलाने में लगी हुई हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और वो गुस्से में आकर सीधा एक पंच उस बुड्ढे के दे मारता है जिससे कारण वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और हमारा एमसी कहने लगता है कि इस वक्त वाकई में मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। और उस मास्टर की एक ही पंच में ऐसी की तैसी हो जाती है और कह पड़ता है कि कितना ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी है। उसका स्टूडेंट भी इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका मास्टर एक ही पंच में जाकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कपड़े देखने में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और देखकर लगता है कि ये कपड़े मुझे फिट भी होंगे, तो कैसा रहेगा कि देखो तुम कपड़े मुझे दे दो, मेरे पहने का मतलब तो तुम समझ ही रहे होगे। और वह मास्टर मार खाने के बाद अपनी इच्छा से अपने कपड़ों को हमारे एमसी को सौंप देता है और उससे कहने लगता है कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो मास्टर। और हमारा एमसी उसके कपड़े लेकर पहन लेता है और वो मास्टर यहाँ पर उसकी चापलूसी करना चालू करते हुए उससे कहने लगता है कि ये काफी तो अच्छी बात है कि मेरे कपड़े आपको पसंद आए माय लॉर्ड। हमारा एमसी उससे कहने लगता है ये बात सुनने के बाद कि अभी अभी तो मैंने ये कपड़े पहने हैं लेकिन इनका कलर मुझे जो कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इस जगह का एग्जिट कहाँ पर मौजूद है, इस मिस्टिकल मैजिकल लैंड का। तभी वो बुढ़ा एक तरफ डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए उससे कहने लगता है कि आपको वहां पर जाना होगा और वो जगह देखने में बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगने में लगी होती है और कह रहा होता है वो मास्टर हमारे एमसी से कि तुम्हें इस रोड पर सीधे चलते जाना होगा, तुम उसके बाद वहां पर इस फील्ड को शॉर्टली क्रॉस कर दोगे और उसके बाद तुम लॉन्ग सिटी में पहुंच जाओगे एक दिन की जर्नी करने के बाद। और हमारा एमसी वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुमने मुझे ये कपड़े प्रोवाइड करवा दिए हैं मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर अपने सर पटक पटक कर उसका धन्यवाद करने लगता है और हमारा एमसी उसी डायरेक्शन में वहां से चला जाता है। और उसके बाद उस मास्टर का अप्रेंटिस वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तभी उसका मास्टर उसके स्टूडेंट से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर अभी मरा नहीं है। तभी उसका स्टूडेंट कंफ्यूज होते हुए अपने मास्टर से पूछने लगता है लेकिन मास्टर जिस रोड को आपने उस बंदे को जाने के लिए भेजा था वह जगह तो लॉन्ग सिटी की तरफ जाती ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं अपने स्टूडेंट को बताने लगता है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि वो वहां नहीं जाती है क्योंकि मैंने उसको जानबूझकर मिस्टीरियस मेडिसिन लैंड के फॉरबिडन ड्रैगन वैली ग्रेवयार्ड पर पहुंचा दिया है जो कि पूरे के पूरे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर और बीस्ट से भरी हुई है और वह कभी भी उस जगह से लौटकर नहीं आने वाला। ये बात सुनने के बाद उसका स्टूडेंट कहने लगता है कि ड्रैगन वैली ग्रेवयार्ड, आखिरकार इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा वहां पर मारा जाएगा। और तभी उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी उस डायरेक्शन में चलते जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। और ज्यादा देर चलने के बाद वह मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं अभी तक बॉर्डर की लाइन पर क्यों नहीं पहुंचा हूँ, इतना देर तक चलने के बाद भी क्या जो बंदा जिसने मुझे डायरेक्शन बताई थी मुझसे झूठ बोल रहा था क्या। तभी अचानक से वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक से भर जाता है और सामने वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ
हुआ है, जिसको देखने के बाद वह समझ जाता है कि यह किसी ड्रैगन का स्केलेटन है, किसी ड्रैगन का कंकाल है। जिसको देखने के बाद वो कहने लगता है कि इस कंटिनेंट में ड्रैगन कम से कम 1000 सालों से नहीं आए हुए हैं, तो आखिरकार यहाँ पर एक ड्रैगन का स्केलेटन कंकाल क्या करने में लगा हुआ है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर बात है। और वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उस ड्रैगन के कंकाल की तरफ बढ़ने लगता है और उसे छूकर देखने लगता है। और छूकर देखने के बाद उसे देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर इस तरीके के रूमर फैले हुए हैं कि यहाँ की जो बोन्स है, जो ड्रैगन की बोन्स होती है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके अंदर बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल पावर मौजूद होती है। लेकिन बदकिस्मती वाली बात यह है कि मैं कंप्लीटली यूजलेस हूँ इस वक्त, वरना मैं इस स्केलेटन का इस्तेमाल करता, जो कि एक बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिसोर्सेज है, और मैं शायद अपनी कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करना चालू कर देता। जब इतना बोल ही रहा होता है तभी उस स्केलेटन में से कुछ ब्लैक कलर का निकलने लगता है, जो कि डायरेक्टली हमारे एमसी को काट लेता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिससे कि एमसी को पेन होने लगता है। और वो एमसी अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले तो उस ड्रैगन स्केलेटन से दूर भाग जाता है, और दूर होने के बाद वो वहां पर खड़े होकर देखता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरीके का मॉन्स्टर है। जहाँ पर उस मॉन्स्टर में से आवाज आने लगती है कि यहाँ पर मुझे पड़े पड़े 100 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, फाइनली यहाँ पर एक ऐसा बंदा आ चुका है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एंशिएंट ब्लड के ट्रेसेस भी मौजूद है तुम्हारे खून में। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जितनी भी डिवाइनिटी थी वो सारी की सारी गायब हो चुकी है ऑलरेडी। अभी हमारा उस मॉन्स्टर से पूछने लगता है एमसी की आखिरकार तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो और तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। तभी वो ड्रैगन में से कुछ निकलने लगता है उस स्केलेटन में से, और उससे कहने लगता है कि मैं कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं हूँ, बल्कि मैं आज तुम मुझसे मिल चुके हो, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी खुशकिस्मत वाली बात है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा लक्की बंदे हो। और उसी ड्रैगन स्केलेटन में से एक बॉल टाइप की निकलने लगती है, जो कि किसी मकड़े जैसी लग रही है, और मकड़े जैसी चीज निकलते हुए उससे बोल रही होती है कि अब तुम्हारे पास वाकई में अगर किसी एंशिएंट का ब्लड मौजूद है तो तुम इस बात को क्वालिफाइड हो कि तुम ड्रैगन समनिंग इनहेरिटेंस को पा सकते हो, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ड्रैगन समनिंग इनहेरिटेंस मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मकड़े जैसी चीज डायरेक्टली उस एमसी पर कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस को लेना ही होगा और मेरे द्वारा गिफ्ट तुम्हें लेना ही होगा। और वो जबरदस्ती हमारे एमसी पर कूद पड़ता है, जिसे देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज से भर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कूदने के बाद डायरेक्टली वो उसके मुंह पर चिपक जाता है। भाई साहब, क्या ये हमारे एमसी को खा जाएगा? और हमारा एमसी इसको देखने के बाद इतना डर जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और उस चीज को अपने चेहरे से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो मकड़ा तो हमारे एमसी के मुंह से ऐसे चिपक चुका है कि वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा। बिल्कुल बेन 10 में एक सीरीज में ऐसा हुआ था, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, वो तो आपको ही पता होगा जिसने भी देखा होगा। और तभी थोड़ी देर का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उल्टियों पे करे जा रहा होता है। अपने मुंह से जो भी निकल रहा है वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। एक मॉन्स्टर अभी अभी मेरी बॉडी के अंदर चला गया था और जो कि किसी कॉप्स के अंदर से बाहर निकला था। ये वाकई में सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो पता चलता है कि अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से इस्तेमाल कर सकता है, जिसको जानने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उसके हाथ के स्पिरिचुअल एनर्जी करने के जो एक्यूपंक्चर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे अपने हाथों का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और तभी उसके अंदर बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आना मौजूद हो जाती है। और वह सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं और से नहीं बल्कि उस ड्रैगन की बॉडी से आ ही रही होती है और वो सारी की सारी उस ड्रैगन बोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, वो भी तेज रफ्तार से, नॉर्मल बंदे के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज। और इसको इस तरीके से देखने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं वाकई में इस ड्रैगन स्केलेटन की एनर्जी को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ हूँ। क्या जो अभी अभी जो मॉन्स्टर मेरी बॉडी के अंदर गया था, क्या वो ये सब करने में लगा हुआ है? मैं तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस तरीके से सर्वाइव कर जाऊंगा इस डिफिकल्ट मेडिसिन लैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मेरा फ्यूचर ग्रो हो सकता है, अब मैं वापस से कल्टीवेट कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, मुझ पर उनकी दया अभी भी बाकी है। और उस मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि अब समझ में आया कि जो मॉन्स्टर था वो दरअसल ड्रैगन समनिंग मंत्र के द्वारा क्रिएट किया गया है। और तभी ड्रैगन समनिंग मंत्र के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि कई सारे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे ड्रैगन मौजूद है, बिलियंस में ड्रैगन मौजूद है, उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है ये टेक्निक। मैंने तो बस इस ड्रैगन पावर को बस थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया है और मैं ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग क्यू स्टेज पर पहुंच चुका हूं। कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। अगर मैं यहाँ पर 100 ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, या फिर 1000 ड्रैगन की, या फिर 10,000 की, या फिर 100,000 की, तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अब मुझे समझ में आ चुका है, ये सारी की सारी भगवान की इच्छा है। मैं होंग ज़ेंग एक बार फिर से दुनिया को दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं वापस आ चुका हूँ और कितना पावरफुल हूँ। सबसे पहले जो ड्रैगन पावर मुझे अभी अभी एब्जॉर्ब की है, जो मिली है, मैं उसको पहले चेक करता हूँ क्या मेरी जो पावर है वो मेरी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। और ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले इस रॉक को तोड़ूंगा और साइड में जो पत्थर होता है उसे तोड़ने के लिए मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और कहने लगता है कि मैं अपनी फैमिली की यूनिक स्किल का इस्तेमाल करूंगा। और स्काई ब्रेकिंग किक का जैसे इस्तेमाल करता है तो बगल में पत्थर पड़ा होता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसको एक एक में तोड़ने के बाद वो नीचे उतरता है और काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद
प्रभावित किया था। मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मात्रा में ड्रैगन पावर को इस्तेमाल किया है, जिससे कि मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग की 4th स्टेज पर पहुंच चुकी है और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका हूँ नॉर्मल इंसान के मतलब मुकाबले में। लेकिन एक बार मैं पहले अपनी पुरानी जो लाइफ थी उससे पहले मैं मरने से पहले इतना पावरफुल हुआ करता था, उतना पावरफुल बन जाऊं, उसी के बाद मैं सही ट्रू एक्सपर्ट कहलाऊंगा, क्योंकि मुझे 10 साल गुजर चुके हैं और सीटी लूजवान और यूवेन कांगाई और बाकी के जितने भी लोग होंगे वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे और वो फाइनली उस मेडिसिन गार्डन से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। और बाहर निकलने के बाद वो एक पहाड़ पर देखने लगता है कि फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ, मुझे इस जगह पर बैठे बैठे रहे 10 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है। अब जब मैं यहाँ से एग्जिट करने में लगा हुआ हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स निकल रहे हैं। डैम इट, मुझे इस बारे में अभी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे लॉन्ग सिटी पर पहुंचना होगा, मैं लौट रहा हूँ गाइस। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी 2-3 मिनट की जो स्टोरी रहने वाली है उसकी टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज होती है। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है जिस वक्त हमारा एमसी मरा नहीं था उस वक्त टाइलर ने थोड़ा पहुंच जाता है, 10 साल पहले की स्टोरी है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर क्विंजियो में एक ऐसी जगह मौजूद है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जहाँ पर बेडी कंटिनेंट कहा जाता है इस जगह को, जो कि पूरी की पूरी माउंटेन से आइसोलेटेड है और 3 इंडिपेंडेंट पावर के द्वारा इन पर कंट्रोल किया जाता है, राज किया जाता है। और बात करें उन 3 इंडिपेंडेंट पावर के बारे में तो एम्परर चू के नाम से भी एक जगह है, वो पूरी की पूरी जगह को कंट्रोल करता है, और यूनियाई सेक्ट जो कि क्यू स्टेट से रिलेटेड है, और डूलो सेक्ट जो कि लियांग स्टेट से। और इस सिटी में ये 3 ऐसी मेजर पावर हाउसेस है इस पूरी की पूरी लैंड में। तभी एक दिन उन फैमिली में एक ऐसा जीनियस पैदा होता है इस पूरी की पूरी क्यू स्टेट में, वो भी होंग मैनर में लॉन्ग सिटी के, जो एक अननोन फैमिली है जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम होंगजेंग है। जब वह 16 साल का हुआ करता था जोंगजेंग, वो ऑलरेडी बोन रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच चुका था, वो भी अपनी गोल्डन बोन्स के सेट के साथ। ये वाकई में जानकर सभी के सभी लोग मेस्मराइज हो गए थे और ये एक्सट्रीमली अमेजिंग बात थी, क्योंकि ये एक नेचुरली बोर्न विनर था, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड मौजूद था और वो उस क्यू स्टेट का दार्जिलिंग जीनियस था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, अगर कोई जीनियस पैदा होता है या फिर कोई चीज ऐसी आती है जिसकी नजर अगर दूसरों पर पड़ गई, दूसरों की नजर उस चीज पर पड़ गई, तो वो उसे हासिल करेंगे या फिर तबाह कर देंगे। और कई ऐसे भी लोग आ गए कि इससे भी जो नॉर्मल जीनियस हुआ करते थे उसके मुकाबले में होंगजेंग के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, जिसके कारण वो उससे जलने लगे और बाकी के हाउसेस भी उससे जलने लगे और होंग मैनर एक बहुत बड़ा क्राइसिस मंडराने लगा। तभी कहानी जाती है हेवनली किंग माउंटेन पर, जहाँ पर कोई रिचुअल करने में लगा हुआ होता है किसी तरीके का। तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे होश आता है, जिसको कि पूरे कपड़े वगैरह नहीं पहनी होती है जो भी है, और वो कह रही होती है सामने किसी को रिचुअल करते हो कि आखिरकार तुम मुझे बताओ, तुम रिवील करो। और वो रिचुअल करने वाला बंदा जमीन में से किसी को बुलाने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैं जिस रिचुअल को कंप्लीट करना चाहता था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं सक्सेस हो चुका हूँ। और इस बार मैं फाइनली मैं अपने एंशिएंट डिमोनिक बॉडी को समन करने वाला हूँ और इसकी मदद से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ यहाँ पर। और तभी जमीन में से एक डिमोनिक बीस्ट टाइप की कुछ निकलने लगता है जो कि देखने में डिस्गस्टिंग है, और उसमें से एक चेहरा बनने लगता है और वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है बहुत बड़ा उसके साइज से, जिसे देखने के बाद रिचुअल करने वाला बंदा काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली एक ऐसी डीमन बॉडी जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिट स्टेज की पावर को, स्ट्रेंथ को पजेस करती है, ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होने वाला है मेरे लिए। और तभी वो बंदा अपने उस वेपन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऑफरिंग वहां पर रखी हुई है, तुम जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। इसको देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और इससे कहने लगती है कि आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, तो मेरे नजदीक बिल्कुल भी आने की हिम्मत मत करना। लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर रुकता नहीं है और वो डायरेक्टली उस लड़की पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, और वह लड़की ये देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और डर के अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है और चिल्लाती हुए कह रही होती है कि कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस वक्त कोई बचाने के लिए नहीं आता और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने में कामयाब रहता है और अपने उन टेंटिकल से पकड़ने के बाद वो उस लड़की को दबाना चालू कर देता है और दबाकर वो अपने मुंह से उसे खाने की कोशिश करने लगता है। और जब वह उसे खाने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी हमारा एमसी होंगजेंग ऊपर से कूदता है और उससे कहने लगता है कि तुम जल्द से जल्द उस लड़की को वहां से जाने दो। और जिन टेंटिकल से उस लड़की को पकड़ा था वो टेंटिकल वहीं पर कट जाते हैं और वो लड़की उन टेंटिकल से निकलने में कामयाब रहती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है लड़की तुम्हें यहाँ से जाना होगा और जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। तभी वो दुश्मन वाला बंदा, इविल बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जल्दी से अपने आप को आइडेंटिफाई करो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा नाम होंगजेंग है और मैं होंग फैमिली का सन हूँ। अब जबकि तुम यहाँ पर इविल गॉड को समन करने की अटेम्प्ट कर रहे हो और तुमने यहाँ पर क्विंग जियो की लॉ को तोड़ दिया है, मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। वो बंदा ये जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो किंग जियो के जीनियस हो, लेजेंडरी जीनियस होंगजेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है वाकई में कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे? और अपने मॉन्स्टर को, अपने वेपन को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी कई सारे स्केलेटन हमारे एमसी की तरफ उसे मारने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा इस तरीके का रास्ता चुनने का डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। और वह अपनी स्काई ब्रेकिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में सारे के सारे टेंटिकल्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एक जोरदार धमाके के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस मॉन्स्टर का जो हाथ है और उसकी बॉडी है पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और उसकी बॉडी में वहां पर कुछ भी नहीं बचता और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद वो इविल बंदा रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि मेरी एंशिएंट डिमोनिक बॉडी नहीं, मैंने इसको पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी और तुमने इस तरीके से इस तरह को दबा कर दिया। तभी हमारा एमसी
उससे कहने लगता है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने अभी तक समन किया था वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। अगर तुम मुझसे यहाँ पर भीख मांगो अपनी जान की तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लेकिन वो इविल बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी डिमोनिक बॉडी को तबाह कर दिया है, तुम्हें वो वापस देनी होगी, मैं तुम्हें मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो इविल बंदा हमारे एमसी को मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है तभी पीछे से एक वेपन आता है और डायरेक्टली उसके सीने में घुस जाता है पीठ से, जिससे कि वो इविल बंदा वहीं पर मारा जाता है, वो भी एक ही वेपन के अटैक से। ये देखने के बाद हमारा एमसी सफरात हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। वहां पर दो लोग खड़े हुए होते हैं जहां पर उनमें से एक लड़का आकर उससे कहने लगता है कि तुम एक कदम पीछे थे मुझसे ब्रदर हॉन्ग। और वह लड़की भी वहां पर आती है जो कि इसकी फियांसे गर्लफ्रेंड जो भी थी और वो लड़का उसका दोस्त था। वो लड़की आने के बाद उससे कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कहीं भी चोट नहीं लगी होगी होंगजैंग। तभी हमारा एमसी उनको देखने के बाद काफी खुश होते हुए कहने लगता है एक्साइटमेंट के मारे, लुओ जिंग कहाँ गए तुम, फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो बंदा था वो मुझे हट करने में, चोट पहुंचाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहा। तभी लुओ जिंग उससे कहने लगती है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि हम लोग वाकई में लेट आए हैं, वरना इस तरीके के फालतू के काम को तुम्हें अकेले नहीं करना, कंप्लीट करना पड़ता। और यहाँ पर इस तरीके के रूमर फैले रखे हैं कि जो एंशिएंट डेमोनिक बॉडी है उसके अंदर स्पिरिचुअल स्टेज की पावर मौजूद है और इसकी जो पावरफुल कल्टीवेशन फाउंडेशन है उसका मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन तुमने इसको अकेले हरा नहीं दिया बल्कि में तुमने अपनी करंट कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके इसे मारने में भी कामयाब रहे। ये बात जानने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि भले ही इसके पास डिमोनिक बॉडी हो जो कि स्पिरिट स्टेज कल्टीवेशन का बेस हो इसके पास, लेकिन ये अभी अभी इसकी बॉडी जनरेट हुई थी तो इसकी जो स्पिरिट पावर थी वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाइड नहीं हुई थी। और इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का मैंने फायदा उठाया और एक ही कदम में और एक ही मुक्के से अटैक से उसको मार दिया। ये बात सुनने के बाद लुओ जिंग उससे कहने लगती है कि कांगाय, तुम और मैं यहाँ पर सभी लोगों ने एक ही समय पर कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन हम सभी में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल निकले और हम तो सिर्फ और सिर्फ मेटाफोरिस के लेट स्टेज पर पहुंच पाए हैं। और तुम्हारे बारे में तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है जो कि ऑलरेडी स्पिरिट स्टेज पर पहुंच चुका है काफी समय पहले। वाकई में तुम्हारा जो टैलेंट है वो जलने लायक है, हम लोग बहुत ज्यादा एनवियस है तुम्हारे टैलेंट से, बहुत ज्यादा जलते हैं हम लोग। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से अजीब अजीब बातें क्यों करने में लगी हुई हो, जब तक तुम्हारी बॉडी में जो और तुम्हारे आई मीन तुम्हारे और कांगाई के पास जो टैलेंट पजेस करते हो तुम लोग, तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद तुम जल्दी मुझ पर कैचअप कर लोगे और मेरी पावर लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारा एमसी खुश हो ही रहा होता है तभी एक स्वॉर्ड आकर सीधे उसके पेट में घुस जाती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और पता चलता है कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और वो अपने घुटनों के ऊपर वहीं टिक जाता है। और हमें पता चलता है कि उसको वो स्वॉर्ड पेलने वाली और कोई नहीं बल्कि में लुओ जिन होती है। और हमारा एमसी क्या लगता है कि लुओ जिन आखिरकार तुम ये सब क्यों करने में लगी हुई हो। तभी लुओ जिन कहती है कि मुझे माफ कर देना होंगजैंग, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। और तभी वहां पर वो वेपन उड़ते हुए आने लगता है जो कि उस कांगाई का होता है और वो वेपन भी डायरेक्टली जाकर हमारे एमसी के डांटे में लग जाता है, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और बंदा आने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके लिए और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और उस बंदे को यहीं पर मार दो, वरना ये काफी ज्यादा ट्रबलसम या फिर परेशानी वाली बात होगी अगर ये बंदा यहाँ से भागने में कामयाब रहा तो। और हमारा एमसी कांगाई को देखने के बाद कहने लगता है कि तुम और मैं तो काफी सालों से दोस्त बने रहे थे, तो आखिरकार तुम भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, धोखा क्यों दिया तुमने मुझे, तुमने गद्दारी कर बे। तभी कांगाई उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो वाकई में हमारी फैमिली के लिए यानी कि सितु फैमिलीज और यूएन फैमिली के बहुत ज्यादा खतरनाक पोजीशन में पड़ चुकी है तुम्हारे कारण। इस पूरे क्यू स्टेट में जो हॉन्ग फैमिली है वो हम उस फैमिली को इस तरीके से यहाँ पर नहीं रहने दे सकते, हमारी दो फैमिलीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से हो रहा होता है हमारा एमसी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुमसे छुटकारा पाने के लिए यूनाइट एक्ट ने हमें ऑर्डर दिया था होंगजैंग, भले ही हम लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली के बेनिफिट्स के लिए सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम बस मुझे इसलिए मारने लगी हुई हो क्योंकि जो मेरा नेचुरल टैलेंट है वो तुम्हारे लिए एक खतरा बन चुका है और हमारी जो 10 साल से ज्यादा की फ्रेंडशिप थी तुम उसे कुछ भी नहीं समझते हो। तभी कांगाई उससे कहने लगता है कि तुम किस फ्रेंडशिप की बात करने में लगी हो, तुम जिस फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो वो सेल्फ इंटरेस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं तुमसे यहीं अलविदा लेता हूँ और अपने तीनों के तीनों वेपन्स को हमारे एमसी पर शूट कर देता है और वहीं पर वे सारे के सारे वेपन हमारे एमसी के सीने में जाकर घुस जाते हैं और हमारा एमसी मरते मरते ये कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा इस बात के लिए। तभी कांगाई उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कभी भी इस बात की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना ही कभी मौका मिलेगा। और वो उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और बंद होकर वो फाइनली वहीं पर मारा जाता है। और इसका मरने के बाद कांगाई काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि हम इस तरीके से इसके एंसेस्टर ब्लड को एंशिएंट एंसेस्टर ब्लड को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मैं इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करूंगा जहां पर मेरे जो स्पिरिचुअल प्लांट्स है उन्हें कल्टीवेट करूंगा और इसी तरीके से वह हमारे एमसी की बॉडी को उस पेड़ में लगा देता है जिससे कि इसकी सारी की सारी एनर्जी या एनर्जी का इस्तेमाल कर स्पिरिचुअल प्लांट्स ग्रो हो सके। और वहां पर पहुंचाने के बाद कांगाई कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे एंशिएंट एंसेस्टर
ब्लड जो कि तुम्हारी वीन्स में बहने में लगा हुआ है, नसों में बहने में लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर मुझे किस तरीके का स्पिरिचुअल प्लांट मिलने वाला है। और हमारे एमसी को वहीं पर छोड़ने के बाद, बांधने के बाद, मारने के बाद वो बंदा वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ ये बात जानने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा। और हमारा एमसी को मरे हुए काफी ज्यादा समय बीत जाता है और इसी तरीके से 10 साल गुजर जाते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से जो कहानी थोड़ा टाइमलाइन चेंज हो गई थी, तो कहानी अब प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट के नेक्स्ट डे जब हमारा एमसी उस जंगल से निकलने में कामयाब रहा था और प्रेजेंट में कहानी आने के बाद हमारा एमसी लॉन्ग सिटी के गेट पर पहुंच जाता है और आने के बाद कहने लगता है कि फाइनली 10 सालों बाद मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। और वह बंदा होंग मैनर पर पहुंच जाता है और होंग मैनर पर पहुंचने के बाद कहने लगता है कि जो होंग फैमिली है वो वाकई में डिक्लाइन हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे होंग फैमिली के पास एक बेसिक डोरमैन भी मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो अंदर जाकर देखते हैं कि आकर आगे अंदर की कंडीशन क्या हो रखी है और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तभी पीछे से कोई आता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसे जानने के बाद हमारा एमसी काफी देर सरप्राइज से भर जाता है। तभी यहाँ पर एक एंट्री होती है एक नई लड़की की, जो कि वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगती है कि भले ही जो मेरा होंग मैनर है वो काफी देर डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इतनी भी हालत खराब नहीं हुई है, कोई ऐसा एरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी अंदर जा सकता है, तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद उस लड़की के जवाब में कहने लगता है कि आखिरकार मेरा घर है तो आखिरकार मैं अंदर एंट्री क्यों नहीं ले सकता। ये बात जानने के बाद लड़की गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके की बकवास करना बंद करो, ये एक होंग मैनर है और ये होंग फैमिली के रेजिडेंस है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं भी होंग फैमिली का मेंबर हूँ, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी तरह सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो लड़की डायरेक्टली उस पर अटैक जो कर देती है और वो डैगर जाकर हमारे एमसी के चेहरे पर जाकर लगकर छुपकर पीछे चला जाता है, गेट पर लग जाता है, जिससे कि हमारे एमसी के चेहरे से खून निकलने लगता है। और वो लड़की हमारे एमसी से कहने लगती है कि मुझे हर एक मेंबर के बारे में पता हुआ है होंग फैमिली के, और मैंने उस होंग फैमिली में तुम्हें कभी भी नहीं देखा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई भी दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, लगता है कि मुझे होंग फैमिली की टेक्निक प्रूव कर टेक्निक शो कर प्रूव करना होगा कि मैं होंग फैमिली का ही मेंबर हूँ। और तभी वो जंप मार उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस टेक्निक को ध्यान से देखो। और जब वो इतनी तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ता है तो वो लड़की सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। और हमारा एमसी स्काई ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी सारी की सारी एनर्जी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर वह बहुत ही ज्यादा कपकपा जाती है और डर जाती है। और तभी वहां पर हमारा एमसी अपने अटैक को बीच में ही रोक लेता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसकी विंड होती है ना, वो बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो जाती है घबराहट के कारण। और वो जैसी आंख खोलकर देखती तो पाती है कि उसका अटैक तो रास्ते में रुक चुका है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर फिर भी उसके बाद। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये होंग फैमिली की स्काई ब्रेकिंग फिस्ट है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ तुमसे। और वो लड़की इतनी डर गई होती है कि उसके पैर भी वहां पर कपकपा रहे होते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है अपने घुटनों के ऊपर और घबराती है उससे कह रही होती है कि कितना ज्यादा डरावनी हो रहा था, ये वाकई में होंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक स्काई ब्रेकिंग फिस्ट है। लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो स्काई ब्रेकिंग फिस्ट है वो एक सीक्रेट टेक्निक है होंग फैमिली की, जिसको सिर्फ और सिर्फ होंग फैमिली के डिसेंडेंट को सिखाया जाता है। तुम्हारा नेम क्या है? तभी हमारा एमसी अपने नेम को बताने लगता है उसको, लेकिन तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है और क्या लगता है मन में सोचते हुए, नहीं, मैं इस वक्त इन सभी को अपना नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर सितु लुओजोंग और यूवेन को इसके बारे में पता चल गया तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मुझे इस बात का डर है कि वो मुझे मारने के लिए वापस से जरूर आएंगे। मैं अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से नहीं बता सकता, मुझे फॉल्स आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। और जब वो बीच में रुक जाता है तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम अचानक से रुक क्यों गया, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तभी हमारा एमसी आगे बढ़कर उससे कहने लगता है कि मैं होंग जिंगजियान का बेटा हूँ और मेरा नाम होंगर है। भाई पता नहीं अजय के नाम होते हैं, मेरे को बोला भी नहीं जाता। और उससे कहने लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये बात जानने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और शॉक के मारे चिल्लाना चालू कर देती है कि तुम वाकई में थर्ड मास्टर के बेटे हो। क्या ये बाकी में पॉसिबल हो सकता है? इस तरीके की चीज हमने तो पहले कभी भी नहीं सुनी इस बारे में, क्योंकि जो थर्ड मास्टर थे वो ऑलरेडी 10 साल से गायब है। मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी फ्लैश और ब्लड यहाँ पर मौजूद होगा जिंदा, वो भी। इस बात को जानने के बाद सभी के सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाएंगे। चलो हम लोग अंदर चलते हैं और ज्ञान फरसा से जाकर सीधा मिलते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में होंग मैनर के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी उस मैनर में हॉल में खड़े होकर सभी के सभी एल्डर्स के सामने खड़ा है और सारे के सारे एल्डर्स बस उसे घूरने में लगे हुए होते हैं और सभी के सभी लोग उसे घूरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हमें दिखाया जाता है होंग फैमिली के पैट्रिज को, जिनका नाम होंग लोंगतेंग है और वो उसके ग्रैंडफादर है। तभी उसके ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि तुम वाकई में होंग जियांग के इलेजिटिमेट बेटी हो क्या? इसका नाम होंगर है। हाँ, तुम ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे जो चेहरा है वो बिल्कुल वाकई में जियांग की हीरो की स्पिरिट जैसे दिखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम अपने एल्डर ब्रदर होंग जेंग की तरह ही दिखते हो। अगर ये बात सच नहीं होती, अगर ये बात ऐसी नहीं होती कि जो होंग जेंग है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो मैं सच में यही सोचता कि तुम वाकई में वापस आ चुके हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद। तुम्हारे ब्रदर को मर्डर कर दिया गया था और यहाँ तक कि उसके ट्रेसेस है
वो भी किसी को इसके बारे में नहीं पता चला, ना ही मिले। और यहाँ तक कि तुम्हारे फादर जियांग भी उसी समय से गायब हो गए थे और उसी के साथ जो होंग मैनर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था कम्प्लीटली। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ग्रैंडफादर, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्या अभी भी मैं आपके पास मौजूद नहीं हूँ क्या? ये बात सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में जिनजियांग के डिसेंडेंट हो, तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पूछूंगा और ना ही उसके पर्टिकुलर लेवल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जियोगे। मैं इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ये मेरे बेटे का कोई बेटा जहाँ पर जिंदा रहे, मेरा ग्रैंड चाइल्ड एक जिंदा रहे यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद एक एल्डर बीच में बोल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि ये जो बच्चा है वो किसी हमारी होंग फैमिली में किसी और का बेटा हो सकता है, लेकिन ये थर्ड सन का बेटा बनने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी को देखने के बाद कहने लगता है कि ये बंदा जरूरी अंकल होंग जिंग होंगे। जहाँ पर उसके अंकल उस पर शक करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि इसके ओरिजिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता हुआ है, क्योंकि ये बस सिर्फ और सिर्फ हमारी होंग फैमिली का खून इसकी रगों में बह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाकई में हमारे थर्ड मास्टर का बेटा हो। तभी एक और एल्डर बोल पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो पूरी तरीके से अनक्लियर है और ये हमारी होंग फैमिली को चोट भी पहुंचा सकता है। तभी वहां पर कुछ लोग बोल पड़ते हैं और बोलते हैं कि जो थर्ड सन थे, हमारे मास्टर का तीसरा बेटा था, वो होंग जंग जिसका नाम, वो ऑलरेडी बोन रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच चुका था, वो भी 16 साल के अंदर अंदर। और गोल्डन साके के साथ वो नेचुरल बॉर्न किंग था, वो भी अपने डिवाइन ब्लड इसकी बॉडी के अंदर जो मौजूद था। अगर वाकई में ऐसी बात है तो जो एक्टिंग करने में लगा हुआ है हमारे थर्ड मास्टर के बेटा होने की, तो उसके बॉडी के अंदर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मौजूद होना चाहिए। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा करें और तुम वाकई में थर्ड की ब्लड लाइन से हो, तो तुम्हें हमें एविडेंस दिखाना होगा। मैंने ये भी सुना है कि हमारी होंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक स्काई ब्रेकिंग फिस्ट तुमने अभी भी शो की थी हमारे इस मैनर के बाहर। ये बात जानने के बाद एमसी भी उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ स्काई ब्रेकिंग फिस्ट को। ये बात जानने के बाद एक चंपू बीच में कूद पड़ता है, उससे कहने लगता है कि ये बस तो बकवास है। जो स्काई ब्रेकिंग फिस्ट है वो हमारे होंग फैमिली की सिर्फ और सिर्फ कोर डिसिपल को सिखाया जाता है और ये सीक्रेट स्किल है। तो आखिरकार तुम जैसे जिसका ओरिजिन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, वो इसको कैसे मास्टर कर सकता है? ये बात सुनने के बाद उसका कोई ब्रदर होता है, इसके डैडी का, इसका अंकल होता है हमारे एमसी का, उसका अंकल का बेटा यानी कि इसका कजन इस पर कह रहा होता है, झूठे इल्जाम लगा रहा होता है। तभी उसका अंकल उसे शांत करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यार? तभी उसका कजन उससे कहने लगता है हमारे एमसी का फादर, ये जो बच्चा है, आई मीन जो लड़का है, वो यहाँ पर झूठ बोलने में लगा हुआ है कि ये स्काई ब्रेकिंग फिस्ट का इस्तेमाल करने लगता है कि मुझे ये सबक सिखाना ही होगा। हमारा एमसी उसको देखने के बाद कहने लगता है कि ये जरूरी अंकल का बेटा होगा जिसका नाम होंग याओतियान है। तभी उसका अंकल भी इस बात से एग्री होता है, उससे क्या लगता है कि ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है यार, तुम जा सकते हो, स्काई ब्रेकिंग फिस्ट ऑलरेडी 5th फॉर्म पर पहुंच चुकी है तुम्हारी, तो तुम जाकर इस बंदे से कम्पीट कर सकते हो और इसके स्काई ब्रेकिंग फिस्ट के लेवल को चेक कर सकते हो। और तभी याओतियान आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि जी फादर, मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि जो हमारे होंग फैमिली का ब्लड इसकी रगों में बहने में लगा हुआ, इसीलिए इसे जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात जानने के बाद हमारे एमसी के ग्रैंडफादर काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी की बकवास बहुत हो गई, तुम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते इस तरीके से। तभी याओतियान हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है अपने ग्रैंडफादर से कि चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस अपनी 30% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा। और वह हमारे एमसी से धमकाते उससे कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम आओ, मुझ पर अपना अटैक करो सबसे पहले। लेकिन हमारा एमसी भी उसको उंगली करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम आ सकते हो, तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो पहले। ये बात सुनने के बाद याओतियान कतई बुरी तरीके से भड़क जाता है और अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो ऑथेंटिक स्काई ब्रेकिंग फिस्ट है ना, उसको मैं दिखाता हूँ कि मेरी कितनी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारी से। और स्काई ब्रेकिंग फिस्ट की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी के खिलाफ और उसे इस्तेमाल करते हुए वो पागलों की तरह हंसना चालू करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम मेरी इस पावरफुल टेक्निक का मजा चखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार असली टेक्निक क्या होती है। और वो बैक टू बैक हमारे एमसी पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और उसके मुंह पर अटैक करता है, उसकी बॉडी पर अटैक करता है और कई सारे बैक टू बैक अटैक करने के बाद भी हमारा एमसी बिल्कुल भी उसके अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं करता और वो बंदा कहने लगता है कि तुम मर जाओ और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है, जिसको देखने के बाद उसका ग्रैंडफादर काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि होंगर याओतियान, बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो। तभी उसका अंकल उससे कहने लगता है अपने फादर से, फादर जरा देखिए इस बच्चे को, इसको देखकर वाकई में आपको लगता है कि ये वाकई में मेरे थर्ड ब्रदर का बेटा है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी याओतियान हंसते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि अब जल्दी से तुम मुझसे माफी मांगो, मैं वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैं अपनी पावर को रोकने में नाकामयाब रहा। तभी हमारा एमसी उधर से बोल पड़ता है कि तुम्हारे पंच की स्पीड वाकई में नॉर्मल थी, एवरेज थी। ये बात जानने के बाद वो याओतियान काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी पावर वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी याओतियान ये बात सुनने के बाद और भी तो भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और वो वापस से हमारे एमसी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसके इस अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और उससे कहने लगता है कि हम लोगों ने इस बात पे एग्री हुए थे
कि हम अपनी फुल पावर नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अपने मारने के इरादे से मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये वाकई में कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो बंदा एक अटैक में मारा जा चुका होता। अब जबकि तुम वाकई में मुझे मारना चाहती हो तो मैं भी तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। और अपनी हाथ को उसके कंधे पर रखता है और वो स्काई ब्रेकिंग फिस्ट की 9th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, वो भी 0 इंच पंच कह सकते हो भाई। तो जैकी चैन बन गया पूरा का पूरा। और जैसे ही उस पंच का इस्तेमाल करता है तो उसके जो हाथ होता है उसके शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इसको देखने के बाद वो बंदा बहुत ही तेज से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ की तो ऐसी तैसी हो चुकी होती है। और उसका ग्रैंडफादर इसको देखने के बाद शॉक होते हुए कहने लगता है कि ये तो स्काई ब्रेकिंग फिस्ट 9th फॉर्म है, जहाँ तक कि मैंने भी इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ 11th फॉर्म तक ट्रेन किया है। तो आखिरकार ये बंदा 9th फॉर्म तक पहुंच गया, वाओ। और याओ त्यान की वहां पर ऐसी की तैसी हो जाती है और वो वहां पर गिरते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वे अंकल भड़क पड़ता है हमारे एमसी पर। उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरे याओ को इस तरीके से चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं डैम बॉय। तभी हमारे एमसी ग्रैंडफादर बीच में कूदता है और उससे कहने लगता है कि बहुत होगी तुम लोगों की बकवास, हम तुम सबके शांत हो जाओ सभी के सभी। ये बात जानने के बाद वो अंकल उसका एकदम से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि फादर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि होंगर ये साबित हो चुका है कि जो होंग यहाँ पर आया हुआ है वो वाकई में जिंग जियान का बेटा है और यहाँ पर किसी को भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जल्दी से जाओ और याओ को वापस से हील करने के लिए ले जाओ और सभी लोग इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। और होंगर तुम यहीं पर रुको, तुम मुझे फॉलो करो और तुम हाउसकीपर को फॉलो कर अपने घर का यहाँ पर तुम रहोगे वहां पर जगह देख सकते हो। और बाकी की चीज को हम वापस से डिस्कस करेंगे किस और समय पर। अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी एक स्कूल को पढ़ने में लगा हुआ है और सारी डिटेल हासिल करता है। यहाँ पर उसे कुछ जानकारी हासिल होती है और पता चलता है कि यहाँ पर 300 मीटर्स 3 रेडियस है ना, 300 मीटर रेडियस का जितना भी होंग मैनर का है वो सारा का सारा यूनिहाई सेक्ट के अंडर कंट्रोल में है। और यहाँ पर कई सारी काउंटलेस फैमिलीज मौजूद हैं, जहाँ पर सितु फैमिलीज, ड्यूक वू मैनर एक्सेट्रा वगैरह, जो कि सभी के सभी यूनिहाई सेक्ट से एफिलेटेड है। अब जबकि हमारी पूरी की पूरी होंग मैनर यूज पे मौजूद है, जो सितु फैमिली है वो यूनिहाई सेक्ट के द्वारा उसे सपोर्ट मिलता है और काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होने में लगी हुई अपनी स्ट्रेंथ के साथ। और उनके फैमिली में कई सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी हैं या फिर कल्टीवेटर्स। और बात करें उस सितु ल्यूजन के बारे में तो उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी बोन रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच चुका था और उसकी करंट स्ट्रेंथ के बारे में मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और दूसरी तरफ बात करें यूबेन कांघाई के बारे में तो वो यूनिहाई सेक्ट का एक जीनियस बन चुका है। ये बास्टर्ड यूनिहाई सेक्ट वाले उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर से मेरे डिवाइन ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया उन जीनियसेस को क्रिएट करने के लिए। और वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो एक जोरदार पंच मार देता है, जिस कारण जिस कमरे में वो बैठा हुआ था उस कमरे की दीवार वहीं पर टूट जाती है। और गुस्से में हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी कर यूनिहाई सेक्ट को पूरी तरीके से रेडिएट करना होगा, मिटाना होगा। ये रात में बाकी में बहुत ज्यादा शांति है, जहाँ पर मैं इस समय पर टेक्निक को प्रैक्टिस करने का समय टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपनी, जिसे मैंने 10 सालों पहले सीखा था। और तभी वो अपनी ताइजू डिवाइन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि उसने इस बार छत को तोड़ दिया। और अगले डे का सीन दिखाया जाता है होंग फैमिली कोर्टयार्ड, जहाँ पर हमारा एमसी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आता है और उससे कहने लगता है क्या आप मुझे बुला रहे थे। तभी उस ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद यहाँ पर ट्रेनियल फैमिली मार्शल का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि अब जबकि तुमने याओ त्यान को चोट पहुंचा दी है तो मुझे इसका बात का डर है कि कोई भी यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा ही आएगा। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि कौन हम मुझसे बदला लेने के लिए आ सकता है। उसका ग्रैंडफादर उसे बताने लगता है कि हमारे इस होंग फैमिली में जो 3rd रैंक का यंग जनरेशन का है वो होंग में वो याओ त्यान का सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। ये बात जानने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि होंग मिंग वो तो मेरा कजन है, जो कि ऑलरेडी होंग फैमिली के टॉप 3 में आ चुका है। जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि हमें ऑलरेडी उसके बारे में होंग मिंग के बारे में न्यूज मिल चुकी है कि वो ऑलरेडी 3 दिन में यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर वो तुम्हें परेशानी खड़ी करने के लिए तुम्हारे पास आता है तो तुम डेफिनेटली उसके पावर का मुकाबला नहीं कर सकते कि वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी से क्या लगता है ग्रैंडफादर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तभी 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी आराम करने में लगा हुआ होता है, बाउंड्री में सोने में लगा हुआ होता है। तभी वहां पर 2 लोग आते हैं और कोई उससे कह रहा होता है कि जरा देखो ये बंदा अभी भी यहाँ पर कितनी शांति से सो रहा है, क्या इसको बाकी में पता नहीं है कि जो होंग मिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है इसे ढूंढते। आखिरकार किसने कहा था इसे इतना ज्यादा इस तरीके से एक्ट करने के लिए, जब पहली बार वो इस मैनर में एंटर किया था। जहाँ पर होंग मिंग एंट्री करता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये होंगर कहाँ पर है। और जब वो पीछे आता है तो वो इतनी ज्यादा बॉडी बिल्ड इसका बड़ा होता है कि वो दोनों के दोनों चूजे के समान लग रहे होते हैं। और अब उसकी आवाज सुनने के बाद वो दोनों के दोनों डर जाते हैं और होंग मिंग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किसी रिटार्ड कहने में लगी हुई हो। और भाई साहब जो उसकी बेइज्जती करने में लगी है इतना इस बॉडी बिल्डर की, दोनों के दोनों डर जाते हैं घबराहट के कारण और चिल्लाते हुए वो हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार जिस पर्सन को तुम ढूंढने में लगे हुए थे वो बंदा वहां पर सोने में लगा हुआ है और हमारे एमसी को इन सब चीजों से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो होंग मिंग इसको इस तरीके से देखता है तो उससे कहने लगता है तो अच्छा ये है वो होंग मिंग, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात हुई। और तभी अचानक से हमारे एमसी की नींद खुल जाती है वहीं पर, क्योंकि जो होंग मिंग वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को उस तरह बढ़ाती है। उससे कहने लगता है डैम ब्रेड तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की।
अब जल्दी से उठ जाओ, अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और उसे कॉलर पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से। और उठाने के बाद कहने लगता है, क्या तुम वही बंदे हो जिसने मेरे ब्रदर होंग याओतियान को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी थी? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि वो याओतियान मेरा ब्रदर है? और वो हमारे एमसी को धमकाने की कोशिश करने लगता है इसी तरीके से। और इसी के साथ मैं इस सीरीज के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। कि उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और मुझे ये भी बताना कि इस चीज को अगर किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है तो किस चैनल पर कर रखा है, कमेंट करके जरूर बता देना। ताकि अगर मुझे ड्रॉप करनी पड़ी तो अगर ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो उसे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं कोई दूसरी सीरीज को देख लूंगा और आप लोग रिकमेंड कर सकते हो जो किसी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो बता ही दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। बाय।